हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू टुडेज लेक्चर। आज है जेनेटिक्स लेक्चर सीरीज का डे 4 और आज हम पढ़ेंगे पनिट स्क्वायर्स के बारे में। पनिट स्क्वायर्स के बारे में पढ़ने से पहले हम पिछले लेक्चर्स का थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। जेनेटिक्स में अभी तक हम लोगों ने मेंडलिज्म के बारे में पढ़ा है, यानी कि मेंडल की लाइफ हिस्ट्री, उनके रीजंस ऑफ सक्सेस, रीजंस ऑफ अनरिकॉग्निशन एंड उनके वर्क की रीडिस्कवरी। उसके बाद हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस को डिटेल में डिस्कस किया था एंड मेंडल ने जो 7 जेनेटिक कैरेक्टर्स लिए थे एंड उनके जो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स थे उनको भी हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। सबसे पहला पॉइंट जो यहाँ पर नोट करने वाला है वो ये है कि मेंडल ने कौन सा ऑर्गेनिज्म चूज किया था फॉर हिज हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स। तो मेंडल ने सेलेक्ट किया था पी प्लांट को, यानी कि जिसका बोटानिकल नेम होता है पाइसम सटाइवम, उसे लिया था एंड इसी की वजह से मेंडल को इतने परफेक्ट रिजल्ट्स मिले क्योंकि पी प्लांट बहुत ही सिंपल पैटर्न शो करता है इनहेरिटेंस का। देन मेंडल ने अपना जो भी रिसर्च वर्क किया था उसके बेसिस पे उन्होंने कुछ प्रिंसिपल्स फॉर्मुलेट किए थे जो कि हमें ये बताते हैं कि हाउ आर जीन्स ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। इसीलिए इसे मेंडेलियन और ट्रांसमिशन जेनेटिक्स कहते हैं। मेंडल ने जो ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट्स किए थे उसमें उन्होंने सबसे पहले ट्रांसमिशन ऑफ सिंगल कैरेक्टर को स्टडी किया था, इसीलिए उसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। मोनो इंडिकेट करता है सिंगल कैरेक्टर को और हाइब्रिड टर्म इंडिकेट करता है हाइब्रिड ऑफस्प्रिंग जो ऑब्टेन होता है F1 जनरेशन आफ्टर द क्रॉसिंग ऑफ पेरेंटल जनरेशन। तो मेंडल ने सबसे पहले जो अपने रिजल्ट्स रिपोर्ट किए थे वो मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बेसिस पे किए थे। नेक्स्ट, मेंडल ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बेसिस पे कुछ पोस्टुलेट्स दिए थे, उन्हें भी हम वन बाय वन देख लेते हैं। सबसे पहला पोस्टुलेट जो मेंडल ने दिया था वो था यूनिट फैक्टर एग्जिस्ट इन पेयर्स, यानी कि मेंडल ने ये कहा था कि जेनेटिक जो कैरेक्टर्स होते हैं उन्हें यूनिट फैक्टर्स कंट्रोल करते हैं और ये यूनिट फैक्टर्स एग्जिस्ट करते हैं इन पेयर फॉर्म। सेकंड, उनका पोस्टुलेट था डोमिनेंस और रिसेसिवनेस के ऊपर। उनके हिसाब से जो यूनिट फैक्टर्स होते हैं जब पेयर में एग्जिस्ट करते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि दो अनलाइक यूनिट फैक्टर्स एक साथ आ जाते, जिसकी वजह से एक्सप्रेशन उस यूनिट फैक्टर का होता है जो कि डोमिनेंट होता है और जो रिसेसिव यूनिट फैक्टर होता है उसका एक्सप्रेशन मास्क हो जाता है। एंड थर्ड, उनका ये कहना था कि सेग्रीगेशन होता है। सेग्रीगेशन यानी कि जो यूनिट फैक्टर्स पेयर में एग्जिस्ट करते हैं जब गैमीट फॉर्मेशन होता है तो उस टाइम पे ये यूनिट फैक्टर्स रैंडमली सेग्रीगेट कर जाते हैं एंड जो गैमीट होता है उसके पास पूरा इक्वल प्रोबेबिलिटी होती है कि वो कोई सा भी यूनिट फैक्टर रिसीव कर सकता है। इसी चीज को अगर मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूँ तो यूनिट फैक्टर को हम ऐसे ले सकते हैं, अगर हम प्लांट का हाइट कैरेक्टर ले, प्लांट हाइट कैरेक्टर को कंसिडर करें तो यूनिट फैक्टर्स जो यहाँ पे हैं, से सपोजिंग एक प्लांट है उसके अंदर ऐसे यूनिट फैक्टर्स हैं कैपिटल टी और स्मॉल टी। जो ये यूनिट फैक्टर्स हैं ये उस प्लांट की हाइट को कंट्रोल कर रहे हैं। तो आप देख सकते हो ये कैसे पेयर में एग्जिस्ट कर रहे हैं। देन फर्दर इसमें प्लांट में वो वाला फैक्टर एक्सप्रेस करेगा जो डोमिनेंट होगा। तो इन दोनों फैक्टर्स में से जो कैपिटल टी है वो डोमिनेंट है, तो जिसकी वजह से ये प्लांट होगा वो टॉल होगा एंड जो स्मॉल टी है उसका एक्सप्रेशन मास्क हो जाएगा क्योंकि ये रिसेसिव फैक्टर है। एंड जब गैमीट फॉर्मेशन होगा तब ये दोनों फैक्टर्स रैंडमली सेग्रीगेट हो जाएंगे एंड जो गैमीट फॉर्म होगा
वो रैंडमली किसी भी यूनिट फैक्टर को रिसीव कर सकता है। तो एक गैमीट हो गया जिसमें टी चला जाएगा एंड दूसरा जो गैमीट फॉर्म होगा वो स्मॉल टी रिसीव कर सकता है। एंड ईदर वेज हो सकता है कि जो इधर गैमीट बनाया उसमें कैपिटल टी आ जाए और इधर वाले गैमीट में स्मॉल टी। तो ये एक रैंडम प्रोसेस होता है कि जो गैमीट्स फॉर्म हो रहे हैं उसमें कौन सा यूनिट फैक्टर जाएगा। तो ये 3 पोस्टुलेट्स थे मेंडल के, जो मेंडल ने अपने मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बेसिस पे प्रपोज किए थे। मूविंग फर्दर, अब हमने पिछले लेक्चर में कुछ टर्म्स देखे थे जिन्हें आज हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं। पहला टर्म जो हमने देखा था वो था फिनोटाइप। फिनोटाइप बेसिकली हमें ये बताता है कि कौन सा ट्रेट कैसा फिजिकल एक्सप्रेशन शो करेगा। यानी कि इफ बाय चांस कैपिटल टी है तो ये किस तरह का फिजिकल एक्सप्रेशन शो करेगा अगर किसी प्लांट में प्रेजेंट है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर ये किसी प्लांट में प्रेजेंट होगा तो कोई प्लांट टॉल हो जाएगा। एंड अगर स्मॉल टी होगा तो ये कैसा फिनोटाइप शो करेगा, ये ड्वार्फ फिनोटाइप। तो किसी भी ट्रेट का कैसा फिजिकल एक्सप्रेशन होता है वो हमें फिनोटाइप बताता है। फिनोटाइप ही हम उसे बोलते हैं, द फिजिकल एक्सप्रेशन ऑफ अ ट्रेट। यानी कि किसी का अगर टॉलनेस है या ड्वार्फनेस है तो ये जो टर्म्स है ये बेसिकली हमें फिनोटाइप बताते हैं। अगर किसी सीड का शेप राउंड है तो ये उस सीड शेप का फिनोटाइप है, या रिंकल्ड है तो वो एक दूसरा फिनोटाइप हो गया। जैसे कि अगर हम फ्लावर कलर को ले ले तो फ्लावर कलर या तो वाइट हो सकता है और इट कुड बी पर्पल। तो ये दोनों फिनोटाइप है, वाइट कलर होना या पर्पल कलर होना, दैट इज अ फिनोटाइप। नेक्स्ट टर्म जो हमने देखा था वो जेनोटाइप है। तो फिनोटाइप जो हमें फिजिकल एक्सप्रेशन बताता है कि टॉलनेस आएगा, कि ड्वार्फनेस, या पर्पल है कलर या वाइट कलर है, जो हम फिजिकली देख सकते हैं थ्रू आवर आईज। उसी के ऑपोजिट में आप जो चीजें नहीं देख सकते हो, जो हमारी बॉडी के अंदर हिडन होती हैं इन द फॉर्म ऑफ डीएनए, जीन्स, क्रोमोसोम, न्यूक्लियस के अंदर जो रहती है, जो हम ऐसे आई से विजिबल नहीं होती है हमें, उसको हम कहते हैं जीनोटाइप। द जीनोटाइप इज द जेनेटिक मेकअप ऑफ एन इंडिविजुअल। नाउ फिनोटाइप हमें ये बताता है कि कोई प्लांट टॉल है या डॉफ है, बट जीनोटाइप हमें ये बताता है कि वो प्लांट होमोजाइगस टॉल है या हेट्रोजाइगस टॉल है, या कोई ऑर्गेनिज्म हेप्लॉइड है या डिप्लॉइड है। ये सारी चीजें हम किसी के जेनेटिक मेकअप को यानी उसके जीनोटाइप को देख के ही बता पाएंगे। ये उसके फिनोटाइप से हमें नहीं पता चलेगा, क्योंकि से सपोजिंग अगर कोई प्लांट टॉल है तो ये तो उसका फिनोटाइप हो गया, वो हमें टॉल दिख रहा है। बट उसकी कंडीशन कैसी है, होमोजाइगोसिटी है या हेट्रोजाइगोसिटी है। नाउ टॉल मींस कि उसके अंदर एक एलील तो कंफर्म है कि कैपिटल टी एलील होगा ही उसमें, बट उसमें जो सेकंड एलील है वो कौन सा है, ये हम उसके सिर्फ फिजिकल अपीयरेंस को देख करके नहीं बता सकते हैं। बिकॉज डोमिनेंस की वजह से चाहे स्मॉल टी हो चाहे कैपिटल टी हो, टॉलनेस तो आना ही है। सो फ्रॉम जस्ट बाय मेयरली लुकिंग एट एन ऑर्गेनिज्म या एक प्लांट को देख के सिर्फ उसको आप बता सकते हो कि ये टॉल है, बट उसमें जो एलील्स हैं वो होमोजाइगस कंडीशन में है या वो हेट्रोजाइगस कंडीशन में है, वो आप उसका जेनेटिक मेकअप यानी जेनोटाइप देख के ही बता सकते हो। सो हेट्रोजाइगस कंडीशन तब होती है जब दोनों जो एलील्स होते हैं वो डिसिमिलर होते हैं, यानी एक कैपिटल टी है एंड दूसरा स्मॉल टी है, तो ये आपका हेट्रोजाइगस कंडीशन हो जाती है। एंड होमोजाइगस कंडीशन इज व्हेन बोथ द एलील्स आर सिमिलर। एंड जो डॉफ होता है वो भी एक फिनोटाइप होता है, बट उसमें हम ये डिफॉल्ट मान के चल रहे हैं कि दोनों स्मॉल टी होगा तभी वो डॉफ है, तो उसको हम होमोजाइगस या हेट्रोजाइगस नहीं बोलते, बट इवन इफ यू वांट यू कैन कॉल इट एज होमोजाइगस डॉर्फ। बट आप होमोजाइगस डॉर्फ बोलो या सिर्फ डॉर्फ बोलो, वो इंडिकेट स्मॉल टी की तरफ ही कर रहा होता है। सो दिस वाज अबाउट
जेनोटाइप एंड फेनोटाइप। एंड आज की अगर हम मॉडर्न डे टर्मिनोलॉजी देखें तो मेंडल ने तो अपने हिसाब से, क्योंकि मेंडल के टाइम पे मैं पहले भी बता चुकी हूँ, मेंडल के टाइम पे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में इतना रिसर्च वर्क नहीं हुआ था। तो जीन्स की डिस्कवरी या क्रोमोसोम्स की डिस्कवरी मेंडल के बाद हुई है। न्यूक्लियस के बारे में लोगों को इतना नॉलेज नहीं था, लोगों को डीएनए के बारे में नहीं पता था, डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में नहीं पता था। तो उस टाइम पे कुछ भी ऐसा मॉलिक्यूलर लेवल पे कैसे इनहेरिटेंस होता है इसका किसी को नॉलेज नहीं था। मेंडल को अपने रिसर्च वर्क से जितनी भी चीजें समझ में आई तो उन्होंने उसके बेसिस पे टर्म दे दिया था यूनिट फैक्टर्स। यूनिट फैक्टर्स एग्जिस्ट इन पेयर्स। व्हेन यूनिट फैक्टर्स आर डिसिमिलर तो जो डोमिनेंट होगा वो मास्क कर देगा दूसरे के एक्सप्रेशन को, फिजिकली डोमिनेंट वाला ही एक्सप्रेस होगा। एंड यूनिट फैक्टर्स सेग्रीगेट आउट रैंडमली ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन, तो उन्होंने यूनिट फैक्टर्स के टर्म में बोला। आज जब मॉडर्न डे में इतना रिसर्च हो गया है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में, हमें पूरा आइडिया लग चुका है कि न्यूक्लियस क्या होता है, डीएनए क्या होता है, जीन्स क्या होते हैं, तो हमें आज पता है कि मेंडल जिसको रेफर कर रहे थे एज यूनिट फैक्टर्स वो एक्चुअली में जीन्स के बारे में बोल रहे थे। सो यूनिट फैक्टर्स आर नथिंग बट दे आर मॉडर्न डे जीन्स। एंड वो जो पेयर में एग्जिस्ट करते हैं वो पेयर में एक्चुअली वो एलील्स होते हैं जो ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स होते हैं ऑफ अ सिंगल जीन। तो अगर जीन है प्लांट हाइट का तो जो कैपिटल टी और स्मॉल टी हम बोलते हैं वो बेसिकली उसके एलील्स होते हैं। मूविंग अहेड, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रेट्स हम कैसे कर सकते हैं? जो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स होते हैं, जैसे हमने बोला कि फ्लावर कलर पर्पल है या वाइट है, प्लांट हाइट टॉल है या डॉफ है, तो हर वक्त हम पूरा वर्ड नहीं लिखते हैं, या जेनेटिक्स में हम उसको सिंबल के फॉर्म में या लेटर के फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो उनका रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है? तो जो डोमिनेंट ट्रेट होता है हम उसको जनरली अपर केस लेटर से डिनोट करते हैं। जैसे अगर टॉलनेस अगर हमें शो करना है तो हम उसको कैपिटल टी से शो कर सकते हैं। एंड रिसेसिव ट्रेट लोअर केस लेटर से शो करता है, डॉफ को आप स्मॉल टी से कर सकते हो। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जनरली 3 कंडीशंस देखने को मिलती हैं। या तो प्लांट होमोजाइगस टॉल होगा जिसमें दोनों जो आपके एलील्स हैं वो कैपिटल टी होंगे। हेटेरोजाइगस टॉल है तो एक कैपिटल टी होगा दूसरा लोअर केस टी होगा। एंड डॉफ है तो दोनों स्मॉल टी होंगे। नाउ जेनेटिक्स की जो स्टडी करते हैं, जो हमारे जेनेसिस्ट्स होते हैं, वो अलग अलग टाइम पे कन्वेंशंस देते रहते हैं कि हमें कैसे रिप्रेजेंटेशन करना चाहिए ट्रेड्स का, कौन से सिंबल्स यूज करने चाहिए, कौन से लेटर्स यूज करने चाहिए। तो जेनेटिसिस्ट का ये कहना है कि हम जब सिंबल्स बनाते हैं किसी भी कैरेक्टर के लिए, जैसे मान लीजिए प्लांट हाइट है, तो उसका जो लेटर्स होने चाहिए वो बेस्ड होने चाहिए ऑन द रिसेसिव ट्रेट। तो प्लांट हाइट को अगर हम लेते हैं तो उसका रिसेसिव ट्रेट होता है डॉफ। तो डॉफ का जो स्टार्टिंग होता है वो कैपिटल डी से होता है। एंड इसी कैपिटल डी को यूज करके हमें लेटर्स बनाने चाहिए, ये सिंबल्स बनाने चाहिए टू डिनोट दीज सिचुएशंस या कंडीशंस। जैसे अगर होमोजाइगस टॉल है तो उसे हम कैपिटल डी। हेटेरोजाइगस टॉल है तो एक कैपिटल डी दूसरा स्मॉल डी, एंड डॉफ है तो स्मॉल डी एंड स्मॉल डी। एंड ये आपका इटैलिक्स में होना चाहिए, यानी इटैलिसाइज्ड होना चाहिए। नाउ जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करते हो एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के एमसीक्यू सॉल्व करते हो तो उसमें आप बेसिकली रफ वर्क करते हो। एंड जनरली जो सिंबल्स या लेटर्स यूज किए जाते हैं वो क्वेश्चन में आपको मिल जाते हैं। तो रफ वर्क में आप कैसे चीजें सॉल्व कर रहे हो, आपको तो एमसीक्यू में ऑप्शंस मार्क करने हैं। बट अगर आप सब्जेक्टिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको अपने टीचर या प्रोफेसर से कंसल्ट करना चाहिए, या क्वेश्चन को बहुत प्रॉपरली रीड करना चाहिए कि वो कौन से मेथड को यूज कर रहे हैं। क्या वो ऐसे ये कॉमन मेथड है जैसे जो कि लोग यूज करते हैं कि हाँ कैपिट ये टॉल वाले का टी ले लिया और उससे कैपिटल टी स्मॉल टी करके उसको डिनोट कर दिया, या फिर वो ये स्टैंडर्ड फॉर्म यूज कर रहे हैं कि डॉफ का डी ले करके और आप उसको फिर इस तरह से रिप्रेजेंट करो।
So you should be careful about the convention which is used by your professor, your teacher, या आपके स्कूल या कॉलेज में कौन सा कन्वेंशन यूज हो रहा है, या क्वेश्चन में उन्होंने किस कन्वेंशन को यूज किया है। से सपोजिंग अगर मैं कहूँ कि सीड, हम शेप की बात कर रहे हैं, तो सीड शेप या तो राउंड हो सकता है या तो रिंकल्ड हो सकता है। तो ऐसे में फिर अगर आपको राउंड दिखाना है, होमोजाइगस राउंड दिखाना है, तो अगर आप ये स्टैंडर्ड कन्वेंशन फॉलो कर रहे हो तब आप उसको दिखाओगे एज लाइक दिस। ये होमोजाइगस राउंड हो गया, ये वाला आपका हेट्रोजाइगस राउंड हो गया, एंड अगर वो रिसेसिव ट्रेट शो कर रहा है रिंकल्ड, तो ये आपके दोनों स्मॉल w हो जाएंगे। तो ये रिंकल्ड वाला लेटर यूज हो रहा है। तो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल कि कौन सा कन्वेंशन क्वेश्चन में मेंशन्ड है, आप उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस को सॉल्व करो। कन्वीनियंस के लिए जब हम ऐसे रफ में कर रहे होते हैं तो हम टॉल से भी करके कर सकते हैं, वो हमारा अपना रफ वर्क हो सकता है। बट स्टैंडर्ड कन्वेंशन ये वाला होता है जिसमें रिसेसिव ट्रेट के फर्स्ट लेटर को यूज किया जाता है। Now, before moving ahead, I want to make one more thing clear. जब हम पेरेंटल जनरेशन में कहते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन हुआ है या क्रॉस हुआ है बिटवीन पेरेंट्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स, तो उसका ये मतलब होता है कि हमने यहाँ से पोलेंस कलेक्ट किए और इसके स्टिग्मा पे ट्रांसफर कर दिए, और वाइसे वर्सा यहाँ से पोलेंस लिए इसके स्टिग्मा पे ट्रांसफर कर दिए। दिस इज क्रॉस पॉलिनेशन। ये दो अलग प्लांट्स है या दो अलग फ्लावर्स हैं और उनके बीच में हमने ये क्रॉस पॉलिनेशन कराया। ये दोनों कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट शो कर रहे हैं। ये हमें पेरेंटल जनरेशन में देखने को मिलता है जब हम पेरेंट में ये बोलते हैं कि पर्पल पर्पल और वाइट के बीच में अगर हमने कराया तो हमें एज अ रिजल्ट F1 जनरेशन में ऑल पर्पल फ्लावर्स आर ऑब्टेन्ड, बट वो सब हेट्रोजाइगस होते हैं। तो ये क्रॉस हो गया। जब हम यही चीज फिर F1 के लिए कहते हैं कि F1 में हमने सेल्फिंग करा दी। नाउ F1 में हमने सेल्फिंग करा दी और हम उसको ऐसे सिंबल से शो करते हैं कि F1 है ये और इसमें हमने सेल्फिंग करा दी। व्हाट डज सेल्फिंग मीन्स? नाउ बाय चांस अगर हम F1 में कहें कि हमको हेट्रोजाइगस पर्पल फ्लावर ऑब्टेन हुआ, ये वाला F1 में ऑब्टेन हुआ हमें, एंड से सपोजिंग ये वाला फ्लावर है वो F1 का हेट्रोजाइगस पर्पल। तो सेल्फिंग का मतलब होता है इसी के पोलन को कलेक्ट करके इसी के स्टिग्मा पे हमने ट्रांसफर करवा दिया है। तो ऐसे में जब हमें दो पेरेंट्स मेंशन करने होते हैं तो हम इसको ऐसे मेंशन करते हैं, लाइक दिस। ये हो गई सेल्फिंग। और फिर हम देखते हैं कि इसका क्या इफेक्ट होगा अब F2 जनरेशन पे, किस तरह के कैरेक्टर्स F2 जनरेशन में हमें ऑब्टेन होंगे, क्या रेशियो रहेगा एंड क्या चीजें रहेंगी। क्योंकि F1 में तो कोई ऐसा रेशियो आता नहीं है बिकॉज ऑल शो सेम ट्रेट, सारे के सारे पर्पल होते हैं। जीनोटिपिकली देखे तो हेट्रोजाइगस पर्पल होते हैं, बट F2 में जाके फिर हमें वेरिएबल रेशियो मिलता है। तो यहाँ पे मैं एक चीज क्लियर करना चाहती थी कि जब हम कहते हैं कि F1 में ऐसे सेल्फिंग हो रही है, सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है, तो उसका क्या मतलब होता है और हम उसके मेंशन कैसे करेंगे F1 के पेरेंट्स को, तो हम इस तरह से मेंशन करते हैं। नाउ अब जब हमें इतनी सारी चीजें क्लियर हो गई हैं, सो नाउ वी कैन मूव अहेड। तो ये रहा हमारा पेरेंटल जनरेशन, एंड जिसमें हमने जो कैरेक्टर कंसिडर किया है वो है प्लांट हाइट। तो फिनोटाइप जो पेरेंट्स शो कर रहे हैं वो है टॉल एंड ड्वार्फ, एंड ये एक मोनो हाइब्रिड क्रॉस है क्योंकि हम एक ही कैरेक्टर को कंसिडर कर रहे हैं। एंड उनका जीनोटाइप है ये होमोजाइगस टॉल है एंड ये होमोजाइगस रिसेसिव ड्वार्फ है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल इनमें गैमीट फॉर्मेशन होगा, तो इसमें गैमीट्स बनेंगे। तो सारे के सारे जो गैमीट्स बनेंगे, यहाँ पे हमने एक ही गैमीट को शो किया है, वो सब एक ही जैसा एलील कैरी करेंगे और वो है कैपिटल टी। इधर से जितने भी गैमीट्स बनेंगे वो एक ही एलील कैरी करेंगे, एक ही तरह का, वो है स्मॉल टी।
एंड ये दोनों जब फ्यूज होंगे इन फर्टिलाइजेशन F1 जनरेशन के लिए, तो आपको जो जीनोटाइप मिलेगा वो है कैपिटल T स्मॉल t। एंड फिनोटिपिकली सारे के सारे ऑफस्प्रिंग टॉल होते हैं, बट जीनोटिपिकली वो हेट्रोजाइगस होते हैं, हेट्रोजाइगस टॉल होते हैं। तो एक पेरेंट था होमोजाइगस टॉल, दूसरा था ड्वार्फ। इधर जितने भी गैमीट्स बने सब कैपिटल टी कैरी कर रहे हैं, इधर जितने भी गैमीट्स बने सब स्मॉल टी कैरी कर रहे हैं। इनका जब फर्टिलाइजेशन हुआ तो हमें रिजल्ट में ये फ्यूजन प्रोडक्ट मिला है, ये कैपिटल टी स्मॉल टी, दे कम टुगेदर इन वन इंडिविजुअल, एक प्लांट में अब ये आ गया और ये हमारी F1 जनरेशन वाला प्लांट हो गया। एंड फिनोटिपिकली इसको देखोगे आप तो ये सबके सब अपने एक पेरेंट्स के जैसे होंगे और वो होंगे टॉल। बट आप जीनोटिपिकली देखोगे तो वो अपने पेरेंट से डिफर करेगा, क्योंकि ये होमोजाइगस टॉल है और ये हेट्रोजाइगस टॉल है। नाउ जब हम F1 जनरेशन को देखते हैं तो F1 जनरेशन में होती है सेल्फिंग, एंड सेल्फिंग में जो दोनों पेरेंट्स होंगे ऑब्वियसली उनके जीनोटाइप सेम होंगे। तो यहाँ पे हमारे पास ये हेट्रोजाइगस टॉल है जो ऑब्टेन हुआ था पेरेंटल जनरेशन के क्रॉस से। एंड यहाँ पर अब हम देखेंगे कि मेंडल का थर्ड पोस्टुलेट जो था सेग्रीगेशन वाला वो अप्लाई होगा। एंड जो ये एलील्स हैं वो सेग्रीगेट जब होंगे तो वो रैंडमली दोनों गैमीट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। एंड जो गैमीट्स फॉर्म हो रहे हैं उनके पास इक्वल प्रोबेबिलिटी रहेगी कि वो कोई सा भी एलील रिसीव कर सकते हैं। यानी कि अगर कोई एक गैमीट फॉर्म हो रहा है तो उसमें या तो कैपिटल टी आ सकता है या तो स्मॉल टी आ सकता है। देयर इज इक्वल चांस, 50-50% चांस। तो इस तरीके से दो टाइप के गैमीट्स बनेंगे, यहाँ पे कैपिटल टी एंड स्मॉल टी वाला गैमीट, एंड सेम हियर कैपिटल टी एंड स्मॉल टी वाला गैमीट। नाउ जब इनका फ्यूजन होगा तो फ्यूजन में भी अलग अलग चांसेस हैं। जैसे कि अगर ये वाला कैपिटल टी वाला गैमीट इस वाले गैमीट के साथ फ्यूज हो तो एज अ रिजल्ट आपको मिलेगा ये होमोजाइगस कंडीशन। इफ बाय चांस ये वाला गैमीट जो कैपिटल टी कैरी कर रहा है वो स्मॉल टी वाले गैमीट के साथ यहाँ फ्यूज हो जाता है तो आपको हेट्रोजाइगस कंडीशन देखने को मिलेगी। अगर इधर से ये स्मॉल टी वाला गैमीट इस कैपिटल टी वाले गैमीट के साथ फ्यूज हो जाए तो अगेन आपको ये हेट्रोजाइगस कंडीशन मिलेगी। एंड अगर ये स्मॉल टी इस स्मॉल टी वाले गैमीट के साथ फ्यूज हो जाए तो आपको होमोजाइगस कंडीशन देखने को मिलेगी। तो फिनोटिपिकली तो ये टॉल होगा, ये भी टॉल होगा क्योंकि इसमें डोमिनेंट एलील है, ये भी टॉल होगा इसमें डोमिनेंट एलील है, ये डॉर्फ होगा। तो इस तरीके से फिनोटिपिकली देखे तो आपका 3:1 का रेशियो आएगा, ये तीनों टॉल होंगे एंड ये सिंगल डॉर्फ, तो 3:1 रेशियो। जीनोटिपिकली अगर आप इसको देखो तो ये होमोजाइगस है टॉल, देन ये दोनों हेट्रोजाइगस टॉल हैं एंड दिस इज डॉर्फ। तो इस तरीके से 1:2:1 का रेशियो आपका जीनोटिपिकली ऑब्टेन होगा। Now, अगर आप इसको 100% कंडीशन देखो परसेंटेज में देखना चाहो तो आप कह सकते हो कि ऑफस्प्रिंग जो आपको ऑब्टेन हो रहा है उसमें अगर आप फिनोटिपिकली देखो तो यहाँ पे क्या रहेगा, 75% चांस रहेगा कि वो टॉल हो एंड 25% चांस रहेगा कि वो डॉर्फ हो। जीनोटिपिकली अगर हम इसी चीज को देखें तो 25% चांस है कि जो ऑफस्प्रिंग ऑब्टेन हो रहा है वो होमोजाइगस टॉल हो, 50% चांस होगा कि वो हेट्रोजाइगस टॉल हो, एंड अगेन 25% चांस है कि वो डॉर्फ हो, रिसेसिव डॉर्फ हो। ना ये जो मेथड है, ये ऐसे लाइन वाला जो हमने ये मेथड बनाया, ये काफी हैपोजेड मैनर में है एंड ये इतना क्लियर नहीं है। अभी मोनो हाइब्रिड क्रॉस में तो फिर भी इसको इतना इजीली हम डिपिक्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर जब हम इसी को डाई हाइब्रिड क्रॉस पे अप्लाई करने की कोशिश करेंगे या फर्दर ट्राई टेट्रा हाइब्रिड, तो ये बहुत ही ज्यादा हौच पौच होता चला जाएगा। तो इसी को क्लियर फॉर्म में, सिस्टमैटिक फॉर्म में दिखाने के लिए पिनेट स्क्वायर्स को इंट्रोड्यूस किया गया था। पिनेट स्क्वायर्स को डिवाइस किया था रेजिनाल्ड सी पिनेट ने, इन्होंने इसी को प्रपोज किया था पिनेट स्क्वायर को। And Punnett squares are used to determine the outcome of selfing of F1 generation. तो F1 generation में किस तरीके के आउटकम्स आएंगे उसके सेल्फिंग से, उसको प्रिडिक्ट करने के लिए या उसको डिटरमाइन करने के लिए पिनेट स्क्वायर्स का ये डिस्कवरी किया गया था या उनको क्रिएट किया गया था। एंड पिनेट स्क्वायर से आप क्या पता कर सकते हो या उससे आपको क्या पता चलता है,
तो उसमें आपको जो भी पॉसिबल रैंडम फर्टिलाइजेशन के इवेंट्स होते हैं वो सब आपको देखने को मिल जाते हैं। जो अभी हमने लाइन फॉर्मेट में देखा था, दो गैमीट्स के फ्यूजन से हमें क्या मिल रहा है वो हमने लाइन फॉर्म में देखा था। उसी चीज को आप एक सिस्टमैटिक क्लियर वे में पिनेट स्क्वायर्स में शोकेस कर सकते हो, या उसको स्टडी से आप रिजल्ट्स डिराइव कर सकते हो। तो पिनेट स्क्वायर्स कम इन वेरी हैंडी। तो यहाँ पर एक पिनेट स्क्वायर है, एंड पिनेट स्क्वायर में क्या किया जाता है कि ऐसा एक स्क्वायर होता है एंड उसको ऐसे चेकर्ड बॉक्सेस में डिवाइड कर दिया जाता है। एंड जो फीमेल जो पेरेंट होती है उसके जो गैमीट्स होते हैं उनको यहाँ मेंशन किया जाता है। F1 में इफ यू रिमेम्बर, F1 में हमने जो सेल्फिंग कही थी वो ऐसे थी, हेट्रोजाइगस टॉल इनटू, अभी जस्ट हम देख करके आए हैं, इनटू हेट्रोजाइगस टॉल, ऐसे था। एंड इसके जो गैमीट्स बन रहे थे हमने कहा था कि ऐसे बनेगा, ये सेग्रीगेट हो जाएंगे like this into gametes। तो ये गैमीट्स हो गए। इसको मान लेते हैं कि हम ये मेल है बाय चांस एंड दिस इज द फीमेल पेरेंट, ये इनके जीनोटाइप्स हैं। तो वहां पे तो हमने इसको ऐसे हैपोजेट मैनर में इनका ऐसे करके देखा था कि क्या ऑफस्प्रिंग ऑब्टेन होगा। तो बेसिकली ये जो गैमीट्स ऑब्टेन हुए थे उनको ही हम इन चेकर्ड बॉक्सेस में मेंशन करते हैं। तो ये जो मेल पेरेंट था, जैसे यहाँ ये मेल पेरेंट है और इसके ये दो गैमीट्स मिले हमें, एक कैपिटल टी कैरी कर रहा है और एक स्मॉल टी कैरी कर रहा है, यानी कि एक डोमिनेंट एलील को कैरी कर रहा है, एक रिसेसिव एलील को कैरी कर रहा है। उसको हम यहाँ पर इस हॉरिजॉन्टल रो में मेंशन कर देंगे वन बाय वन, एक एक बॉक्स में हम एक एक को मेंशन करेंगे। एंड जो फीमेल पेरेंट होगी हमारी, उसके जो गैमीट्स बनेंगे दो, यहाँ पे जैसे ये दो गैमीट्स बने हैं, एक कैपिटल टी और एक दूसरा ये स्मॉल टी, उसको हम यहाँ इस वर्टिकल कॉलम में मेंशन कर देते हैं, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, और एक चेकर्ड बॉक्स में एक एलईडी मेंशन करते हैं। और उसके बाद हम क्या करते हैं कि हम दोनों को यहाँ पे फ्यूज करके मेंशन कर देते हैं। जो हमने यहाँ लाइन फॉर्म में किया था उसको हम यहाँ पे इस स्क्वायर में करते हैं। जैसे इधर से अगर कैपिटल टी आया और इधर से अगर कैपिटल टी आया तो एज अ रिजल्ट हमें क्या जीनोटाइप ऑब्टेन होगा ऑफस्प्रिंग में, कैपिटल टी एंड कैपिटल टी। देन अगर इधर से कैपिटल टी आया, वेट लेट मी क्लियर दिस फर्स्ट, अगर इधर से कैपिटल टी आया फीमेल से एंड इधर से मेल से स्मॉल टी आया, तो हमें ऑफस्प्रिंग में क्या मिलेगा, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। देन नेक्स्ट थर्ड क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है कि फीमेल से स्मॉल टी आए एंड मेल से कैपिटल टी आ जाए, तो हमें इस तरह का ऑफस्प्रिंग मिल सकता है जिसका ऐसा जीनोटाइप हो। एंड फोर्थ क्या हो सकता है कंडीशन कि इधर से भी स्मॉल टी आए एंड इधर से भी स्मॉल टी, दोनों जो गैमीट्स हैं वो फ्यूज कर जाएं, तो आपको स्मॉल टी कंडीशन देखने को मिलेगी। तो इस तरीके से हम एक पिनेट स्क्वायर में इजिली, एंड ये आप डाई हाइब्रिड क्रॉस भी जब हम स्टडी करेंगे तो वहां पे भी पिनेट स्क्वायर से ही करेंगे, वो ज्यादा इजी पड़ेगा। ये जो लाइन वाला मेथड है ये बहुत ज्यादा हैपोजिट हो जाता है। तो इस तरीके से वन बाय वन हम सारे जेनोटाइप्स को मेंशन कर लेंगे, यानी गैमीट के फ्यूजन से हमें क्या रिजल्ट में मिल रहा है वो हम पिनेट स्क्वायर में मेंशन कर लेते हैं। एंड इजिली उसके बेसिस पे हम रेशियोज भी देख सकते हैं कि ये भी टॉल होगा, ये वाला भी टॉल होगा, ये वाला भी टॉल होगा। तो 1 2 3, 3 टॉल एंड 1 ड्वार्फ, तो 3:1 रेशियो फिनोटिपिकली हो गया। जीनोटिपिकली देखे तो एक होमोजाइगस है, दो हेट्रोजाइगस है एंड एक होमोजाइगस रिसेसिव है। तो जो रेशियो जीनोटिपिकली आपको ऑब्टेन होता है वो 1:2:1 होता है। तो आप पिनेट स्क्वायर्स को मेंडल के और भी जेनेटिक कैरेक्टर्स जो उन्होंने कंसिडर किए थे उस पे भी अप्लाई कर सकते हो। जितने भी मोनोहाइब्रिड क्रॉसेस उन्होंने किए थे, दैट यू कैन
do by using Punnett squares also, अगर आपको उनका F2 जनरेशन प्रिडिक्ट करना है। तो जैसे कि हमने लास्ट Punnett स्क्वायर में किया था, यहाँ पे भी हमने हॉरिजॉन्टली जो मेल गैमीट्स बनेंगे, जो भी पॉसिबिलिटीज है उनको यहाँ मेंशन कर दिया है, फीमेल गैमीट की पॉसिबिलिटीज को यहाँ पे मेंशन कर दिया है। एंड इनको जब आप Punnett स्क्वायर में ड्रॉ करोगे तो आप देखोगे कि क्या प्रोबेबिलिटीज में आ सकते हैं आपके ऑफस्प्रिंग्स। तो अगर यहाँ से जो गैमीट आया उसमें कैपिटल पी है और यहाँ से भी जो गैमीट आया वहां यहाँ पे कैपिटल पी है, तो आपका जो ऑफस्प्रिंग होगा उसमें दोनों कैपिटल पी जाएंगे। एंड सिमिलरली इधर से अगर फीमेल से जो फीमेल गैमीट है उसमें कैपिटल पी है एंड जो मेल गैमीट है उसमें स्मॉल पी है, तो आपका ये हेट्रोजाइगस जीनोटाइप क्रिएट होगा। अगर मेल से आपका जो मेल गैमीट है वो कैपिटल पी कैरी कर रहा है एंड फीमेल गैमीट वाइस वर्सा आपका स्मॉल पी कैरी कर रहा है, तो आपका यहाँ पे कैपिटल पी एंड स्मॉल पी ये दोनों एक दूसरे के वाइस वर्सा कंडीशन है, बट रिजल्ट सेम ही आएगा। एंड इफ बोथ द गैमीट्स आर कैरिंग स्मॉल पी, तो आपका रिजल्ट में ये दोनों स्मॉल पी आ जाएंगे। तो इससे भी आप इनका फिनोटाइप एंड जीनोटाइप प्रिडिक्ट कर सकते हो, उनके रेशियोज। पर्पल ये तीनों ही शो करेंगे बिकॉज कैपिटल पी तीनों में ही है, दिस इज अ डोमिनेंट एलील। एंड ये लास्ट वाला आपका व्हाइट रह जाएगा। तो इससे फिनोटाइप आपका 3:1 हो गया बिकॉज ऑल दीज 3 विल बी पर्पल एंड दिस विल बी व्हाइट। एंड जीनोटिपिकली हम कहें तो ये होमोजाइगस पर्पल हो जाएगा, ये हेट्रोजाइगस पर्पल होगा, ये भी हेट्रोजाइगस पर्पल। तो बिकॉज दीज 2 विल बी हेट्रोजाइगस पर्पल, तो वो आपका 2 हो जाएगा एंड ये 1। तो इस तरीके से आपका जीनोटाइप हो जाएगा 1:2:1। तो आप Punnett स्क्वायर्स बना सकते हैं। किसी भी तरीके का आपको F2 जनरेशन प्रिडिक्ट करना हो मोनो हाइब्रिड क्रॉस में, तो आप इजिली इस तरह से कर सकते हो। ना हमने जो 7 कैरेक्टर्स स्टडी करे थे मेंडल के, सीड शेप, देन सेकंड सीड कलर, थर्ड पॉट शेप, फोर्थ पॉट कलर, फ्लावर कलर, देन फ्लावर पोजीशन एंड स्टेम हाइट, ये आपके 7 कैरेक्टर्स थे जिनको लेकर के उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए थे। और इन सातों के यहाँ पे कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स मेंशन्ड हैं। ठीक है, तो सीड शेप में राउंड एंड रिंकल्ड हो सकता है, सीड कलर में येलो ग्रीन सीड कलर हो सकता है, पॉट शेप में या तो फुल होगा या तो कंस्ट्रक्टेड एंड सो ऑन। आपको हर किसी में ये कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट दिख रहे होंगे। एंड जब उन्होंने इनकी आपस में क्रॉस पॉलिनेशन कराया या हाइब्रिडाइजेशन कराया, तो उनको F1 जनरेशन में ऑल राउंड, ऑल येलो, ऑल फुल एंड ऐसे हर कैरेक्टर के लिए आप देख सकते हो कि F1 जनरेशन में कौन सा फिनोटाइप ऑब्टेन हुआ। इससे आपको इनडायरेक्टली ये पता चल जाएगा कि इन दोनों कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स में से डोमिनेंट वाला ट्रेट कौन सा है। एंड इसके बेसिस पे इजिली आप F2 जनरेशन के Punnett स्क्वायर्स बना करके आप उनका फिनोटिपिक रेशियो एंड जीनोटिपिक रेशियो डिटरमाइन कर सकते हो। एंड दिस इज योर होमवर्क फॉर टुडेज लेक्चर। आप इसको खुद से घर पे करके देखिएगा कि आप कितना सही कर पाते, कितना गलत। इसका जो आंसर है मैं वो नेक्स्ट लेक्चर में रिवील करूंगी। देन आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू जो कि Punnett स्क्वायर पे बेस्ड है। एंड ये क्वेश्चन ये कहता है, इन अ क्रॉस बिटवीन अ ब्लैक हॉर्स एंड अ व्हाइट मेयर ऑल मेंबर्स ऑफ द F1 जनरेशन आर ब्लैक। यानी कि आपकी जो पैरेंटल जनरेशन है उसमें एक ब्लैक है ट्रेट और एक वाइट ट्रेट है। यहाँ पे स्किन कलर का कैरेक्टर लिया गया है इनटू कंसिडरेशन। एंड F1 जनरेशन में जितने भी मेंबर्स आए हैं सब ब्लैक कलर शो करते हैं। तो उन्होंने ये कहा है कि फर्स्ट इसका जो पार्ट है क्वेश्चन का वो ये कहता है कि ड्रॉ अ Punnett स्क्वायर फॉर द क्रॉस बिटवीन अ F1 हॉर्स एंड F1 मेयर। यानी कि आपसे वो बेसिकली ये कह रहे हैं कि आप F2 जनरेशन प्रिडिक्ट करिए एंड उसके लिए आप Punnett स्क्वायर में पहले तो आप क्रॉस करा के देखिए, F1 हॉर्स के गैमीट्स को लिखिए एंड F1 मेयर के गैमीट्स को मेंशन करिए एंड Punnett स्क्वायर ड्रॉ करके आप उनका क्रॉस देखिए कि क्या होता है। एंड उससे आप जो पार्ट बी है, सॉरी ये पार्ट बी होना चाहिए, दिस इज पार्ट बी ऑफ द क्वेश्चन। तो पार्ट बी में आपको क्या करना है, यू हैव टू प्रिडिक्ट द
फिनोटिपिक एंड जीनोटिपिक रेशियो ऑफ द F2 जनरेशन। तो बेसिकली एक बार आपने जब पिनेट स्क्वायर आप बना लोगे तो इजिली आप उसका जो फिनोटाइप होता है ब्लैक इज टू व्हाइट का, और होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस और जो भी होमोजाइगस रिसेसिव है, उन सबका आप जीनोटिपिक रेशियो भी इजिली प्रिडिक्ट कर पाओगे। इस क्वेश्चन का आंसर भी मैं नेक्स्ट लेक्चर में रिवील करूंगी, एंड ये आपके लिए होमवर्क है। ना आज हमारे लेक्चर का लास्ट टॉपिक है टेस्ट क्रॉस। ना टेस्ट क्रॉस का क्या यूज है जेनेटिक्स में? जो हमारा F2 जनरेशन होता है, या F2 जनरेशन हो या कोई सी भी जनरेशन हो, उसमें जब हमें कोई इंडिविजुअल ऑब्टेन होता है जो कि डॉर्फ होता है, तो हम इजिली कह सकते हैं कि उसमें रिसेसिव एलील होगा एंड जो कंडीशन होगी वो होमोजाइगस होगी। बट इंस्टेड ऑफ दैट, अगर हमें कोई टॉल इंडिविजुअल ऑब्टेन होता है जो कि टॉल है, तो हमारे लिए ये बताना मुश्किल हो जाता है कि ये होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा टेस्ट क्रॉस यूजफुल हो सकता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। सो लेट्स स्टडी अबाउट टेस्ट क्रॉस। तो in the F2 generation, individuals show dominant trait phenotypically, but genotypically they may either be homozygous or heterozygous. Which means कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म या इंडिविजुअल टॉल है तो हम एक तो एलील कह सकते हैं डेफिनेटली कि कैपिटल टी होगा, तभी वो टॉल है। बट व्हाट अबाउट द सेकेंड एलील? ये तो हम डेफिनेट होके नहीं कह सकते हैं ना, क्योंकि ये कैपिटल टी भी हो सकता है और इट कुड बी स्मॉल टी। तो इस क्वेश्चन मार्क को सॉल्व करने के लिए आपके पास एक रास्ता है और वो है टेस्ट क्रॉस का। सो टेस्ट क्रॉस हेल्प्स टू डिटरमाइन द सेम। टेस्ट क्रॉस हमें हेल्प करेगा ये डिटरमाइन करने में कि जो इंडिविजुअल डोमिनेंट ट्रेट शो कर रहा है वेदर इट इज होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस। In test cross, the individual showing dominant phenotype is crossed with a recessive individual. यानी कि जो हमारा इंडिविजुअल है जिसका हमें पता करना है कि जो डोमिनेंट फिनोटाइप शो कर रहा है, जैसे कोई है टॉलनेस शो कर रहा है, वो टॉल है, बट हमें ये नहीं पता कि वो होमोजाइगस टॉल है या हेट्रोजाइगस टॉल है, तो एक एलील तो डेफिनेट है कि उसमें कैपिटल टी होगा, बट हमें दूसरा एलील नहीं पता है कि वो कैपिटल टी होगा या स्मॉल टी होगा। तो इस इंडिविजुअल को हमें लेना पड़ेगा, एंड साथ ही साथ हमें एक रिसेसिव इंडिविजुअल को लेना पड़ेगा। तो एक हमारा इंडिविजुअल है जो कि टॉल है, बट हमें उसका जीनोटाइप नहीं पता, एंड हमें उसका क्रॉस करना पड़ेगा इस ऐसे इंडिविजुअल के साथ जो कि रिसेसिव हो। रिसेसिव हो गया ये वाला, यानी कि डॉर्फ इंडिविजुअल के साथ हमें उसका क्रॉस करना पड़ेगा। तो हमें उससे पता चल जाएगा कि वो होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस है, इसके बारे में हमें पता चल जाएगा ना। ये कैसे पता चलेगा? तो इन दोनों का हम क्रॉस करते हैं यूजिंग पिनेट स्क्वायर्स, तो हमें पता चल जाएगा। तो यहाँ क्या हो रहा है कि इफ बाय चांस हमारा जो इंडिविजुअल टॉल है, हम ये मान के चल रहे हैं कि वो उसके दोनों जो टी हैं वो कैपिटल टी है, यानी कि वो एक होमोजाइगस टॉल है, और हम उसका एक इंडिविजुअल जो कि रिसेसिव है उसके साथ क्रॉस करा रहे हैं। तो रिजल्ट में हमें क्या ऑब्टेन होगा? इधर जो गैमीट्स बनेंगे वो सारे के सारे गैमीट्स कैसे बनेंगे? कैपिटल टी, एंड इधर जो सारे गैमीट्स हैं वो बनेंगे स्मॉल टी, एंड इनका जब फ्यूजन होगा तो उससे एक ही रिजल्ट ऑब्टेन होगा, वो है कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। तो यहाँ पे जो हमारा वो इंडिविजुअल था जो कि होमोजाइगस टॉल था, वो कैसे गैमीट्स बना रहा है? उसका हर गैमीट कैपिटल टी कैरी कर रहा है, एंड जो रिसेसिव इंडिविजुअल था उसका हर गैमीट स्मॉल टी कैरी कर रहा है। एज अ रिजल्ट जितनी भी प्रोबेबिलिटीज है वो सब यही है कि आपका
ये जो आएगा ऑफस्प्रिंग, जितने भी ऑफस्प्रिंग्स आएंगे वो सब ऐसे होंगे, हेट्रोजाइगस। यानी कि हमें यहाँ पे कैसा रेशियो ऑब्टेन होगा, फिनोटिपिक रेशियो, क्योंकि फिनोटिपिक रेशियो ही हमें दिखाई देगा, हमें जीनोटाइप थोड़ी ना दिखाई देगा। तो फिनोटाइप हमें यहाँ कैसा ऑब्टेन होगा, सारे के सारे टॉल होंगे। जब हम एक होमोजाइगस टॉल का क्रॉस कराते हैं एक रिसेसिव के साथ, तब हमें कौन सा फिनोटाइप ऑब्टेन होता है, सारे के सारे टॉल। एंड इसी के ऑपोजिट अगर हम ऐसा इंडिविजुअल लें जो कि हेट्रोजाइगस टॉल है एंड उसका क्रॉस कराएं एक रिसेसिव इंडिविजुअल के साथ, तब क्या होगा। तो जैसे कि हेट्रोजाइगस है इंडिविजुअल एंड उसका जब हम क्रॉस कराएंगे एक रिसेसिव इंडिविजुअल के साथ, तो यहाँ पे दो तरह के गैमीट्स बनने के चांसेस हैं। या तो गैमीट कैपिटल टी कैरी कर रहा होगा या तो स्मॉल टी, और यहाँ पे तो सारे के सारे गैमीट्स स्मॉल टी ही कैरी करेंगे। तो एज अ रिजल्ट यहाँ पे दो तरह के गैमीट्स बनेंगे एंड यहाँ पे तो एक ही तरह का गैमीट बन रहा है, जिसकी वजह से जो हमें ऑफस्प्रिंग्स ऑब्टेन होंगे, ईदर दोज ऑफस्प्रिंग्स विल बी हेट्रोजाइगस या वो ऑफस्प्रिंग्स ऐसे होंगे। हेट्रोजाइगस नहीं, अगर हम फिनोटिपिकली बात करें तो या तो टॉल मिलेंगे ऑफस्प्रिंग्स या तो डॉर्फ, या तो टॉल या तो डॉर्फ, क्योंकि हमें तो सिर्फ फिनोटाइप ही दिखाई देगा। तो ऐसे में जो फिनोटाइप आएगा वो कैसा आएगा, वो फिनोटाइप आएगा 1:1 रेशियो का। यानी जो हमें ऑफस्प्रिंग्स मिले हैं यहाँ पे वो या तो टॉल है, 50% चांस है कि वो टॉल हो, एंड 50% डॉर्फ। यानी हम अगर हम बहुत बड़ा लार्ज सैंपल साइज लेके चल रहे हैं तो 50% टॉल ऑफस्प्रिंग्स आएंगे और 50% डॉर्फ ऑफस्प्रिंग्स आएंगे। तो ये डिफरेंस होता है आपका होमोजाइगस इंडिविजुअल और हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल के बीच में, और वो डिफरेंस तब हमें दिखाई देता है जब हम उसका टेस्ट क्रॉस करते हैं। अगर हम कोई ऐसा इंडिविजुअल लें जो कि होमोजाइगस टॉल है और उसका रिसेसिव इंडिविजुअल के साथ क्रॉस कराएं, तो रिजल्ट में हमें सारे के सारे ही टॉल ही मिलेंगे ऑफस्प्रिंग्स, विदाउट एनी डाउट। जितना भी बड़ा आपका सैंपल साइज हो, आप कितने भी सारे प्लांट्स ले लो, सबके सब टॉल मिलेंगे। बट वहीं पे अगर हम एक ऐसा इंडिविजुअल हो जो कि हेट्रोजाइगस टॉल है एंड उसका हम क्रॉस कराएं एक रिसेसिव इंडिविजुअल के साथ, तो आपको एज अ रिजल्ट 50-50 चांस मिलेगा either the offsprings obtained would be tall या तो वो dwarf मिलेगा, जो कि यहाँ पे आपको स्पिनेट स्क्वायर में दिख रहा होगा। एंड इस बेसिस पे आप इजिली प्रिडिक्ट कर सकते हो कि आपका जो इंडिविजुअल आपने स्टार्टिंग में लिया था वो होमोजाइगस टॉल था या वो हेट्रोजाइगस टॉल था, ऑन द बेसिस ऑफ द फिनोटाइप ऑफ द इंडिविजुअल्स ऑब्टेन्ड, जो कि टेस्ट क्रॉस से ऑब्टेन हो रहे हैं। इस कंडीशन में सारे ऑफस्प्रिंग्स टॉल होंगे और इस कंडीशन में 50-50% चांस रहेगा, 50% आपके टॉल होंगे एंड 50% आपके डॉर्फ होंगे। इस तरीके का रेशियो आपको ऑब्टेन होगा अगर आपका हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल था तो। So this was all about test cross, and also this was all about monohybrid cross. आज हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस के सारे एस्पेक्ट्स को कवर कर लिया है, सारे कंसेप्ट्स को कवर कर लिया है। From next lecture onwards we will study about dihybrid cross, and dihybrid cross से जो postulates मेंडल ने derive किए थे हम उनको पढ़ेंगे।
So yeah, that's it for today. Keep learning, keep revising. Thank you.